हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं साइंस का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी पीटी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर स्टडी विद अनूप पर। और आपका ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें आपको सारी पीपीटी अभी तक की मिल जाएंगी, तो आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है साइंस का। चलते हैं आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आपका, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। आपको याद होगा जो मशीन की डेफिनेशन पूछा गया था, तो उसमें भी इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। तो क्या मशीन क्या है, मशीन किस तरह से हेल्प करती है किसी एक इंसान की। ऑप्शन आपका दुआ है। ऑप्शन ए दिया है आपका लेस वर्क, एंड ऑप्शन बी है आपका सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। ऑप्शन सी दिया हुआ आपका सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली। ऑप्शन डी दिया हुआ है सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर, यानी कि लेस वर्क यानी कम काम करती है। ऑप्शन बी में क्या दिया, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, यानी कम एफर्ट लगाने से, कम फोर्स लगाने से ज़्यादा वर्क होता है, सेम अमाउंट वर्क होगा। ठीक है। और थर्ड में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, यानी धीरे काम होता है। तो ये तो जब मशीन का काम है तो हमें फास्ट काम ही लेना है, तो ये सारे क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन क्या है आपका बी सही है। क्या, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, यानी कि सेम अमाउंट, अगर जितने काम करने में किसी एक नॉर्मल पर्सन काम कर रहा होगा उसमें से उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क हम कर सकते हैं मशीन के द्वारा, लेस फोर्स के द्वारा और लेस एफर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। यानी कि मशीन क्या है, एक मैकेनिकल यूनिट है जो कि क्या करती है, हमारे जो ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। ठीक है, तो मशीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होगा, हम थोड़ा सा डीप डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर। क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, दो तरह की होती हैं आपकी। कौन सी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी कौन होती है, स्केलर क्वांटिटी। एक होती है टेंसर क्वांटिटी, ये भी होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें क्या होता है आपका, एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है। अगर इसके स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड, केवल केवल ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है आपका, केवल मैग्नीट्यूड होता है इसका। मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और ये 3D में वर्क करती है, इसलिए टेंसर क्वांटिटी होती है। इसमें टाइम को भी इंक्लूड करते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और टाइम। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी अगर एग्जांपल कहते हैं तो क्या आपका स्पीड है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। या स्पीड हो गई आपकी, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी। आपका दूसरा इसके मैग्नीट्यूड की बात, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो क्या है, वेलोसिटी। ये आपका क्या है, इसके वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। दूसरा अगर बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, आपने याद होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन ए में दिया है टाइम, ऑप्शन बी में दिया है आपका स्पीड, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका डिस्टेंस। तो वेक्टर क्वांटिटी वेल भी हम एग्जांपल में ही हमारे देख पा रहे हो, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन दिया है सी, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की, यानी दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। अगर जैसे हमें ए टू बी ट्रेवल करना है, एक मेथड अगर हम सीधा सीधा चले जाएं यहाँ पर पहुँच जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर एक मेथड है कि हम लोग पहले यहाँ जाएं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, अगर आपका ये पॉइंट ए है, फिर ए में जाएं, फिर बी सी में जाएं, फिर जाके पॉइंट बी में जाएं, तो पहुँच तो यहाँ से भी गए हैं, लेकिन ये क्या है, ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, देख पा रहे होगे। तो यानी ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है आपकी, ए और से बी तक ये है। ठीक है। या मान ली तो ये क्या, ये काम कर क्या कर रही है, जहाँ ए टू बी जा रहे हैं हम लोग, ए से पॉइंट पहले सी गए, सी से बी गए, तो ये क्या एक तरह से देखा जाए,
तो ये क्या है आपका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ इतना मिनिमम डिस्टेंस है। इसी में क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये तीनों हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब स्पेस जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा, वेलोसिटी बराबर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है तो नीचे ऊपर जो मिलेगी रिजल्टेंट क्वांटिटी वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। डिस्टेंस मे बी मोर देन और इक्वल टू जीरो हो सकती है, बस या तो जीरो होगी या जीरो से ज़्यादा होगी, नेगेटिव कभी डिस्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस थर्ड क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है। ऑप्शन दिया है आपका ए में क्या है, मोमेंटम, ऑप्शन बी है आपका प्रेशर, एंड ऑप्शन सी है आपका एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है आपका वर्क। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी किसके, मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होगा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो यानी पी बराबर क्या होता है, एम बी, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है वेक्टर, तो यानी मोमेंटम क्या हो गया वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, अगर वर्क की बात करते हैं, ए बी कॉस थीटा का नाम सुना होगा अगर, यानी ए डॉट बी एक थीटा आपने सुना होगा। एक वर्ग में जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनमें से अगर निकालते हैं वर्क डन ए, तो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो ये वर्क है आपका। इसी में ए क्रॉस बी आपने सुना होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी टाइप के कुछ अगर होंगे तो उसमें क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, वेक्टर क्या होता है एन कैप। ये क्या बताता है, रिजल्टेंट डायरेक्शन बताता है, तो ये भी हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है इसको फिजिक्स में। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो मेनली क्या था, यहाँ पर पूछा गया था वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर नहीं भी, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही हैं तो दोबारा कमेंट पे हम बता सकते हैं, तो इसका जब लेक्चर लेके आएंगे साइंस में तो उसका अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी हमें टाइम को कंस्ट्रेंट के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पॉइंट वाइज फोकस करना है। तो इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आपका मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी और मोमेंटम का रेशियो है तो वो उसके वो कौन सी क्वांटिटी बनती है। अभी जैसे हमने बताया मोमेंटम बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। अब बी को आप इधर ले आइए, यानी कि पी बाई बी क्या बचा आपका, एम। एम क्या है आपका, मास है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्या है मोमेंटम है, बी क्या है आपका वेलोसिटी है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी मोमेंटम बाई वेलोसिटी का रेशियो मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, क्या होता है, अगर डिफिनीशन की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि बी अपॉन टी। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैन इज स्टैंडिंग ऑन सेंसिटिव बैलेंस, यानी कि एक किसी वेट मेजर में खड़ा हुआ है, सेंसिटिव बैलेंस पर खड़ा है, तराजू पर। इफ ही इनहेल्स डीपली, यानी उसने तेजी से सांस ली है, द रीडिंग ऑफ बैलेंस, ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन बी में दिया है डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी में दिया है आपका रिमेन्स अनअफेक्टेड होगी, एंड ऑप्शन डी में है आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है, अगर हम डीप सांस लेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो होगा गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हवा की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो बॉडी वेट होगा क्या होगा, हल्का फील होगा। तो इसलिए बैलेंस जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपको याद होगा जब चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें क्या होता है, उनकी बोन्स पे क्या होती है, एयर ही भरी होती है, यानी गैस ही भरी, एयर भरी रहती है। इसीलिए वो क्या बहुत हल्की होती हैं और एटमॉस्फेयर में आसानी से उड़ती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, यानी फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है अभी बताया। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एफ बराबर एम ए सुना होगा आपने। क्या होता है एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है क्या, फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी संरक्षण जो होता है, कंजर्वेशन इसका मतलब क्या, ऑप्शन दिया है आपका जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को जनरेट करते हैं और डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, यानी एनर्जी को पैदा किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को जनरेट नहीं किया, क्रिएट नहीं की जा सकती लेकिन खत्म की जा सकती, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी क्या है क्रिएट की जा सकती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती, बस क्या होता है फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, अगर हमने वेजिटेबल खाया तो वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल की जो एनर्जी होगी यानी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे जो एनर्जी ह्यूमन बींग्स को एनर्जी मिलेगी। या उसको अगर आप स्टार्टिंग से आप देखिए, जैसे फूड चेन में कॉन्सेप्ट होता है आपका, फूड चेन का कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट में कि भाई जो हमारा ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी होगी, उनको कौन खाता है, आपका गोट खाती है तो उनको एनर्जी मिलती है। गोट को कौन खा सकता है, यानी कि टाइगर वगैरह भी खा सकते हैं या तेंदुआ खा सकता है, और इन सबको कौन खाता है, ह्यूमन बींग खाता है। तो हमें भी अल्टीमेटली क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी इनकी प्लांट्स की थी वो ट्रांसफार्म हो गई गोट की चली गई, और जब गोट पे एनर्जी वो ट्रांसफार्म हो गई टाइगर के लिए रिक्वायरमेंट हो गई, फुलफिलमेंट करेगी, और जो टाइगर की एनर्जी होगी वो किसको, ह्यूमन बींग्स को मिल जाएगी। या ह्यूमन बींग्स तो डायरेक्टली इसको भी कंज्यूम करता है तो यहाँ से भी डायरेक्टली एनर्जी ले सकता है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो रहा है, ना कि एनर्जी खत्म हो रही है। पेड़ प्लांट तो यहाँ से खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो प्लांट की एनर्जी किसको मिल जा रही है, गोट को मिल जा रही है। और जब यहाँ से गोट को खाएगा टाइगर तो गोट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी किसको मिलेगी, टाइगर को मिलेगी। टाइगर के जो कर मार के कोई खाएगा, जो पोचिंग करेगा, तो टाइगर की एनर्जी कहाँ चले जाएगी, ह्यूमन बींग जो कंज्यूम करेगा तो उसको मिल जाएगी। तो देख पा रहे हो कि एनर्जी क्या है, फॉर्म चेंज कर रही है, ना कि डिस्ट्रॉय हो जा रही है। यानी कि डिस्ट्रॉय होने का मतलब अगर प्लांट खत्म तो एनर्जी खत्म हो जाती, तो ऐसा तो नहीं है ना, प्लांट खत्म हुआ लेकिन उसकी एनर्जी किसको चली गई, गोट के पास गई, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट वन दी गई है मैच करने के लिए और लिस्ट टू दी गई है, यानी कि एनर्जी का कन्वर्जन बताया गया। जैसे आप तो पहला ऑप्शन दिया है हीट टू इलेक्ट्रिक, यानी जो आपका हीट एनर्जी, यानी यहाँ पर लाइट स्पेशली वर्ड लिखा होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से हमने देखा तो लाइट टू इलेक्ट्रिक, यानी हीट से कौन सी एनर्जी बनती है आपकी, सोलर सेल, यानी सोलर सेल को क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो वो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से किस में, साउंड में कौन क्रिएट करेगा, भाई लाउड स्पीकर ही होता है जिससे इलेक्ट्रिक से साउंड को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, इसमें मैच हो गया, बी को थर्ड में मिला दीजिए आप। और ऑप्शन सी में क्या दिया है, मास टू हीट। ठीक है, यानी कि किसी भी एक बॉडी मास, मास का कहने का मतलब किसी मेटल या हो सकता है किसी भी मास को हीट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहाँ से मिलती है आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी से। किसमें से, न्यूक्लियर एनर्जी है आपकी। ठीक है, और केमिकल से क्या बनता है आपका, फ्यूल कंबशन हो सकता है, और हीट एनर्जी भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी का क्या मिलेगा, फैक्ट। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो ए का 4 है। इलिमिनेशन मेथड से ही डायरेक्ट अगर किसी में से इनमें से कोई भी आपको एक पता होगा तो जनरली आप आंसर सर्च कर लेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें बोलते हैं एलिमिनेशन क्वेश्चंस, यानी इसमें बहुत सारे के सारे याद होना जरूरी नहीं है आपको, कोई एक अच्छे से सही से कंफर्मेशन से आपको पता होगा तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक, यानी जो विंड पावर है, जो वायु ऊर्जा है, उसमें किस तरह की एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो विंड में कौन सी एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है हवा में काइनेटिक एनर्जी ही होती है। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सोलर एनर्जी किस में होती है, इसमें हीट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये किसके थ्रू कन्वर्ट होती है, सोलर फोटो सेल के द्वारा या सोलर सेल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द लॉ वाज गिवन बाय, ये लॉ किसने दिया है? इसे बोलते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन का ये कौन सा है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है ये। एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन रोड, यानी जो बर्फ पर चलना कठिन हो जाए, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है इन कंपेरिजन टू रोड, बिकॉज क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन पूछा गया। ऑप्शन दिया है आइस इज हार्डर देन द रोड, यानी जो जो आइस है, आपकी बर्फ है, वो क्या है? हार्ड है, और रोड के कंपेरिजन में ऑप्शन बी दिया है रोड इज हार्डर देन आइस। एंड ऑप्शन सी दिया आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विथ आवर फुट। एंड ऑप्शन डी में दिया आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड। तो आई किसी में हमें चलने के लिए क्या चाहिए कि अगर सरफेस में हमारा जो पैर रखेगा उसमें क्या हो, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम लोग चलना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे कार हो और कोई भी चीज होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर क्या कहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बिटवीन द मूविंग सरफेस और अर्थ सरफेस के बीच। ठीक है, तो आइस में क्या होता है? लेस फ्रिक्शन होता है इन कंपेरिजन टू रोड, इसलिए हम आइस में आसानी से नहीं चलते और आसानी से चल नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइकिल एंड कार यूज्ड बॉल बियरिंग बिकॉज, आपने देखा होगा कभी साइकिल का पहिया खोला होगा, तो उसमें बियरिंग में क्या होते हैं? ऐसे छर्रे लगे होते हैं। तो छर्रे कह रहा है वो क्यों यूज किया जाता है, कार में हो या फिर साइकिल्स में हो। ठीक है, साइकिल तो जनरली सबने यूज की होगी, तो उसमें आपने जरूर देखा होगा ये छर्रे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, क्यों लगे होते हैं, उसका रीजन पूछा गया है, यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन दिया है द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज इंक्रीज। ठीक है, एक्सेल क्या होता है? एक पूरा सा एक डंडा जो लगा होता है बाहर की तरफ, और ये सेल्स हैं आपके जो उसको बोलते हैं। ठीक है, उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में क्या है? द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल, यानी ये पूरा बाहर का व्हील हो गया और एक्सल के बीच पड़ जाता है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या है? द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्यों यूज करते हैं हम छर्रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे गाँव की भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं इनको छर्रे। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपको भी याद होगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन में, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारी रेन वाटर है, रेन वाटर क्यों उसका राउंड शेप हो जाता है? राउंड शेप की ही सरफेस वाटर क्यों, मतलब जो रेन वाटर हमारे पास पानी की आती है वो राउंड शेप में ही आती है, ऐसा क्यों? तो उसका भी रीजन यही होता है क्योंकि वो सबसे कम एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाना करना चाहती है, इसलिए वहां पर भी वो, वहां पर अलग रीजन होता है क्या, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन क्या, एरिया ऑफ कांटेक्ट मिनिमम करने के लिए अर्थ सरफेस, इसलिए वहां पर क्या होता है? सर्कुलर जो पॉइंट होती है आपकी एक्चुअल, जो रेन वाटर होती है वो क्या एक तरह से सर्कुलर की तरह बनी होती है, सर्कुलर बनती है। इसका रीजन यही होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय क्यूरिंग चर्निंग इज ड्यू टू, यानी जो हम क्रीम को सेपरेट करते हैं कहाँ से? मिल्क से, दूध से जो क्रीम निकालते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस वर्क करता है, यानी कौन सा फोर्स लगता है? ऑप्शन ए में दिया है ग्रेविटेशन फोर्स। ऑप्शन बी में दिया है कोहेसिव फोर्स। ऑप्शन सी में दिया है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो क्रीम को निकालने के लिए दूध से कौन सा फोर्स यूज करते हैं? वो आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरह के फोर्स होते हैं ये सर्कुलर, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उसमें आता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे आप ये देखिए, तो यहाँ पर एक मान लो एक फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसमें फोर्स इस तरह से जो अंदर की ओर पास करेगा, सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ वर्क करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इस तरह से। ठीक है, अगर यही फोर्स अगर दूसरे अपोजिट में बात करता है ऐसे इस तरह से, ये इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल किसके लिए दिखाया गया? ये सेंट्रीपिटल है।
और ये सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ क्रीम में कौन सा वर्क करता है आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बाद एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास, और उसमें हम वाटर डालते हैं, तो उसमें क्या वाटर की जो पॉइंट्स हैं यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें क्या होती हैं, चिपक जाती है, पानी निकालने के बाद भी इसमें ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोहेजन फोर्स क्या होता है, कम होता है। और क्यों? जो वाटर और ग्लास का जो एडेसिव फोर्स होता है वो आपका ज़्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स ये होता है कि सेम टाइप के अगर पार्टिकल हैं तो उनमें कोहेशन कितना, आपस में जो कांटेक्ट कितना ज़्यादा, जैसे मरकरी है Hg, तो मरकरी का सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होता है, क्योंकि मरकरी को अगर आप गिलास या किसी वैसे में डालेंगे तो हमेशा क्या होगी, वो कांटेक्ट इनमें चिपकेगी नहीं, इनकी जो बॉर्ड्स होंगी, इसके जो बॉर्डर होंगे यानी बाउंड्री होंगी, इन पे कभी चिपकती नहीं है मरकरी। अगर इसको आप निकालेंगे तो एक साथ पूरी मरकरी बाहर आएगी, क्योंकि वहां पे कोहेशन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, यानी सेम टाइप के पार्टिकल के बीच, जैसे एक पार्टिकल ये है मरकरी का, एक पार्टिकल ये है मरकरी का, तो इनके बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बहुत सबसे ज्यादा होगा। और एक है आपका ये ग्लास है, यहाँ पर मरकरी है, तो ये मरकरी मरकरी के जो पॉइंट है इनमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ना कि इसके बीच में फोर्स लगेगा। जब इनके बीच फोर्स नहीं करेगा, ये वाल्व यानी ग्लास वाल्व है और ये आपका मरकरी पॉइंट है, तो मरकरी का जो सब्सटेंस है उस पे पार्टिकल है, तो इस पे कांटेक्ट नहीं होगा, और ये क्या होगा, इस पे कांटेक्ट नहीं होगा तो इन पे फोर्स ज्यादा वर्क नहीं करेगा और मरकरी यहाँ पर चिपकेगी नहीं इसके बाउंड्री पर। और जबकि वाटर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वो उसमें एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है वाटर और ग्लास के बीच। ठीक है, और मरकरी और ग्लास की बात करें तो वहां पे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ? यानी कि ये पहली बार जो है एंटिसिपेशन जैसे न्यूटन ने किया था, उसके पहले किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ, यानी कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटी में घूम रही हैं, अब चारों तरफ या ग्रेविटी में डिक्लेयर किया, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के आसपास ही वो सारी की सारी हैं। ऑप्शन ए दिया आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन बी दिया है आपका वाराणसी, ऑप्शन सी दिया है बुद्धगुप्त, एंड ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मगुप्त। तो ये किसने किया था, एंटिसिपेटेड किया था, ये ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। कब किया था? 7th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की थ्योरी किसने दी? ऑप्शन दिया है आपका चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है आपका चार्ल्स बेबेज, एंड ऑप्शन सी है आपका इसाक न्यूटन, एंड ऑप्शन बी है जॉन एडम। तो क्या बोल किसने दी थी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? किसने दी थी? इसाक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्या है? ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को किया जाता है, बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का किसने प्रोपाउंड किया या प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपका दिया ए में न्यूटन है, ऑप्शन बी में है गैलीलियो, एंड ऑप्शन सी में दिया आपका कॉपरनिकस, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका आइंस्टीन। तो किसने दिया था? आपका न्यूटन ने दिया था। देखिए न्यूटन का अगर ग्रेविटेशन का फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एफ बराबर, जैसे मान लीजिए कोई है एक सैटेलाइट है एम मास का, ये है आपका अर्थ, ठीक है, इसका मास मान लीजिए एम ही है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? आर ई है। तो एफ जो फोर्स वर्क करता है m1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास m1 इंटू एम ई, यानी अर्थ ऑफ मास अपॉन बिटवीन डिस्टेंस जो होगी उनके आर ई का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसको कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर एफ बराबर जी m1 एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो जो जी है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो आप देख पा रहे होंगे जब ये आर पे डिपेंड करता है यूनिवर्सल ये फोर्स, जब न्यूटन्स का जो फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और किस पे? मास पे डिपेंड करेगा।
और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं जी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है। तो एम ई किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ जो भी सैटेलाइट कोई भी हो सकता है, और दूसरा है बिटवीन डिस्टेंस, यानी जो भी अर्थ है और जो भी कोई मास पार्टिकल है उसके बीच के डिस्टेंस के भी बराबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आएगा क्वेश्चन, हम लोग उसमें देखेंगे। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ऑप्शन दिया है, दिस इज बिकॉज इन द स्पेस। ये क्यों होता है कि स्पेस में? ऑप्शन दिया है, देयर इज नो ग्रेविटी। स्पेस में कह रहे हैं ग्रेविटी नहीं है। ऑप्शन बी है, विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ऑप्शन सी दिया है, सोलर विंड एक्सर्ट द अपवर्ड फोर्सेस। एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। तो क्यों नहीं स्टैंड हो सकता? क्योंकि वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती? देयर इज नो ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस विल। अगर कोई एप्पल है उसको ऑर्बिटिंग स्पेस है, जैसे मान लो सैटेलाइट से हम लोग वो छोड़ते हैं एयरक्राफ्ट वाले, और वो सैटेलाइट क्या करते हैं, उसमें जा रहे हैं और सैटेलाइट में कई सारी चीज़ें ऐड होती हैं और हम उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। तो जो भी कोई पार्टिकल ड्रॉप करेंगे वो उसी ऑर्बिट में उसी स्पीड से घूमता रहता है इसके चारों तरफ, सैटेलाइट के चारों तरफ। ठीक है। तो क्या दिया है आपका, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, तो पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां स्पेस में अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी दिया है, मूव एट द लोअर स्पीड, यानी कम स्पीड से दौड़ेगा, घूमेगा, ऐसा। ऑप्शन सी में दिया, मूव अलोंग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, यानी कि समझ जो भी स्पीड से जो हमारा स्पेसशिप होगा उसी स्पीड से ये क्या करेगा, मूव करेगा, और उसी स्पेसशिप के अलोंग चारों तरफ डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा की जो झुकी मीनार है, डज नॉट फॉल, गिरती नहीं है। क्यों? ये आपने हिंदी में बहुत बार हम लोग पढ़ते थे, इंटर के टाइम में भी ये क्वेश्चन आता था कि पीसा की मीनार बहुत इतनी झुकी होने के बावजूद भी क्यों नहीं गिरती है। तो ऑप्शन आपका दिया है, इट इज टेपर्ड एट द टॉप, कि ऊपर पे और टेपर है, टॉप सरफेस पे टेपर है कह रहा है। ऑप्शन बी दिया है, इट कवर्स द लार्ज बेस एरिया, यानी कि उसका जो बेस एरिया बहुत ज्यादा है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन द इट्स बेस, यानी कि जो ग्रेविटी का जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसके बेस के ही विद इन द बेस, यानी उसके बेस पर ही लाई करती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पर नहीं लाई हो करती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर ट्वाइस, यानी कि डिस्टेंस अर्थ और सन की जो है डिस्टेंस को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया जाए। व्हाट इट इज नाउ, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी, यानी कि अगर सन, ये जैसे मान लीजिए अर्थ है आपकी, ये सन है, और इनकी बीच की डिस्टेंस मान लीजिए पहले क्या थी, आर ई थी, R1 थी। अब क्या कर दिया, R1 की जगह 2R1 कर दी जाए। तो कह रहे हैं कि जो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा। तो आपको फार्मूला आपने बताया थोड़ी देर पहले, Gm1m2/r² के बराबर बताया था। अब ये तो सेम है दोनों ही केस में, और R क्या हो जाए, पहले क्या था, आधी थी, मतलब R1 थी, अब क्या हो गई 2R हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ 2R का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देख पा रहे हो ये तो यही रहेगा, लेकिन 1/4 और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ व्हाट इज इट इज नाउ, यानी कि जो पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से फेंका जा रहा होगा, गिराया जा रहा है, गिर रहा है अपने आप, तो उसका वेट क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 0, एंड ऑप्शन बी है सेम रहेगा, ऑप्शन सी दिया है चेंज होगा, एंड ऑप्शन डी दिया होगा नन ऑफ द। तो उसका वेट हमेशा क्या होगा, जब ग्रेविटी से ही फेंका जा रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि द वेट, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया है। इसमें लिखा हुआ है द वेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू द अर्थ।
यानी कि जो आदमी का वेट है वो मून में कितना है 1/6, ठीक है। एंड ऑप्शन और रीजन क्या दिया, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। तो इसमें क्या है, ग्रेविटी लाइक अर्थ तो है लेकिन क्या है, उतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है। अगर आपको याद होगा जी डैश जो अगर मून का होता है तो कितना होता है, g/6 होता है। अगर हम वेट की बात करें, वेट में क्या होता है आपका mg होता है। अगर जी बदल जाएगा तो क्या होगा, मास भी बदल जाएगा। नहीं, अगर अर्थ पे वेट क्या होगा, mg है, तो मून पे वेट क्या होगा, w वेट, m कर दिया, मून पे वेट क्या होगा m, और g की जगह क्या g/6 है। यानी कि जो भी उसका मास था उसका 1/6 दिखाई देगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है, पर ये क्या आपका ये रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है इसका, सी इज द राइट आंसर। पता नहीं, ए असर्शन इज ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। द वेट ऑफ ए बॉडी इज, यानी किसी बॉडी का वेट क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ। तो अर्थ के हर जगह, हर स्पेस, हर पॉइंट पर या हर जगह पर क्या होगा, समान होगा कह रहा है। तो ये तो नहीं पॉसिबल है। और उसके बाद दिया है ऑप्शन बी में क्या दिया है, मैक्सिमम एट द पोल्स। ये आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा हुआ होगा, तो अब इस पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का मतलब क्या है, जी की वैल्यू कैसे बदलेगी उस पर डिपेंड करेगी। तो जी जिस तरह से बदलेगी, जब जी की वैल्यू यहाँ पर बदलेगी हमारी स्मॉल जी, उसके हिसाब से क्या होगा, ये बदल जाएगा हमारा, ठीक। तो मैक्सिमम जो अगर ग्रेविटी के जो फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पर काम करता है, वो पोल्स पर काम करता है। और मिनिमम कहाँ पर होगा आपका, इक्वेटर पर काम करता है, ठीक है। अगर ये एक रिलेशन होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, g/m/r², ठीक है। अब m क्या है, मास ऑफ अर्थ तो सेम है, ये भी सेम होगा। अब g किस पे, अगर r की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर आएगा तो r मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे पोल्स पे r की वैल्यू क्या होगी, सबसे मतलब कंपैरेटिवली कम होगी। और इक्वेटर पे क्या होगी, r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे काम ही नहीं करता है। तो जिसलिए कहते हैं मैक्सिमम कहाँ पर काम करता है, ये पोल्स पर वर्क करता है। तो मैक्सिमम पोल्स पर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वेटलेसनेस इज, यानी कि भारहीनता क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जीरो ग्रेविटी, ऑप्शन बी में दिया व्हेन ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी में इन वैक्यूम, ऑप्शन डी में क्या होगा, नन ऑफ द अबव। तो वेटलेसनेस क्या है, जीरो ग्रेविटी, यानी कि जहां पर कोई ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा, यानी कि हमें भारहीनता महसूस होगी, उसी को बोलेंगे भारहीनता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ सडनली डिसअपियर, यानी कि जो पृथ्वी से हटा दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी उसका करेक्ट जो करेक्ट कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या होगा, और उससे ग्रेविटी को अर्थ से हटा दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट वेट will remain the same। ऑप्शन सी में दिया है both the mass and weight of an object will become zero and ऑप्शन डी दिया है the mass of an object will increase। तो क्या इसका सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर क्योंकि देखिए वेट क्या होता है, वेट बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी जो mg बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब वेट मास में तो कोई चीज ऐसा मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, मास हमेशा क्या होगा, सेम रहता है, चाहे अर्थ पे जाए चाहे मून पर जाए, ठीक है। लेकिन वेट क्या होगा आपका, बदलता जाएगा। तो अगर ग्रेविटी हट जाएगी तो जी की वैल्यू हट जाएगी, तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मास क्या होगा, मास से किसी ग्रेविटी से लेना देना है नहीं, तो मास क्या होगा, रिमेन सेम होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। An artificial satellite orbiting around the earth does not fall, this is so because the attraction of earth। यानी कि जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, पर गिरने, डज नॉट फॉल और डाउन, यानी वो नीचे की ओर नहीं आ रही है, ठीक है। क्यों नहीं आ रही, उसके बाद भी मतलब क्या है, वो एक तरह से कहने का मतलब यह है कि कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ आपके चक्कर लगा रही है, और अर्थ पे क्या है, वो गिर नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, यानी कि दिस इज सो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस, यानी किसी ऐसी डिस्टेंस पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऑप्शन ए बोल रहा है।
ऑप्शन बी दिया है इज न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून, क्या वो अर्थ जो ऑर्बिट है यानी जो सैटेलाइट है वो मून और सन के ऐसी, मून और अर्थ के बीच ऐसी कंडीशन पर है कि जो जो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से अर्थ, फिर अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है और वही अट्रैक्शन फोर्स मून के द्वारा लगाया जा रहा होगा। तो ये तो गलत होगा क्योंकि मून पे क्या है 1/6 ऑलरेडी कम अट्रैक्शन फोर्स लगता है इन कंपेरिजन टू अर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड ऑफ फॉर इट्स स्टेडी मोशन, यानी स्टेडी मोशन के लिए क्या एक नेसेसरी स्पीड उसको प्रोवाइड की गई है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, तो क्या है एक निश्चित नंबर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए वजह से क्या है ये आपका अट्रैक्शन की एक्शन बात कर रहा है और ये उसके अर्थ पर गिर नहीं रहा है। क्या वो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट, यानी प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इट इज ड्यू टू, यानी जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है ऑर्बिट के अराउंड अर्थ सरफेस में, ये क्यों होता है। ऑप्शन दिया हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड ऑप्शन बी दिया हुआ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ऑप्शन डी दिया सी दिया है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और लैक ऑफ इट, ऑप्शन डी दिया है सम अदर फोर्सेस। तो सैटेलाइट क्यों मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A geosynchronous satellite continuously active in its orbit is due to centripetal force which is obtained by, यानी कि जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिट में है कंटिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका द रॉकेट इंजन दैट प्रोपेल्ड द सैटेलाइट, ठीक है, द रॉकेट इंजन दैट प्रोपेल्ड द सैटेलाइट। ऑप्शन बी है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय अर्थ, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय सन, ऑप्शन डी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय सैटेलाइट। तो ये क्यों आपका कंटिन्यूसली एक्टिव काम कर रही है, ऑर्बिट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ का है सैटेलाइट पर होगा किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, वही क्या बदल जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है द नॉन फोर्सेस, कुछ फोर्स दिए गए हैं, कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी में अगर डिवाइड किए जाएं, जैसे ग्रेविटी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू देम विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो इन रेफरेंसेस में दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट उसमें से बोल रहे हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन दिया है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द 4, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन द पार्टिकल विद इन द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज द रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये तीनों जो पहला है आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स है सबसे वीकेस्ट फोर्स में से एक होता है। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल सही बात है कि किसमें काम करेगा, जो इलेक्ट्रिक पार्ट होंगे यानी कि चार्ज पार्टिकल वाले जो एलिमेंट होंगे पार्टिकल उनमें ही काम करेगा। ठीक है, और बिग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से तभी से क्या निकलते हैं, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, किसकी वजह से, बिग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं तभी वो निकलने शुरू होते हैं, रेडियो एक्टिविटी जिसे बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है तभी की वजह से प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन N0 रखते हैं अंदर। ठीक है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन क्या है आपका नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग जिसको आगे, इफ अ पर्सन सिटिंग इन द लिफ्ट when will he feel that his weight gets increase, यानी कोई बंदा, एक आदमी है जो पर्सन है वो किस में है, लिफ्ट पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो लिफ्ट पर बैठा हुआ है और वो पूछ रहा है कि वो कब फील करेगा कि क्या है उसका जो वेट है वो क्या है, बड़ा है। ऑप्शन ए दिया है व्हेन एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपीडियसली, ऑप्शन बी है व्हेन एलिवेटर गोइंग डाउन एक्सपीडियसली, ऑप्शन सी है गोइंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन डी है आपका गोइंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कब फील करेगा, जब वो क्या है, व्हेन एलिवेटर गोइंग अपवर्ड कंटिन्यूअसली, जब ऊपर जाएगा कंटिन्यूअसली एक्सपीडियसली से जाएगा तो उसी वहां पर उसको वेट होगा, ज्यादा महसूस होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन,
ऑप्शन दिया डिपेंड्स ऑन द मास, ऑप्शन बी है आपका डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ऑप्शन सी है आपका डिपेंड्स ऑन टाइम एंड ऑप्शन डी है आपका डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टाइम पीरियड किस में डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन लेंथ। टी बराबर आपका फार्मूला होता है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या है? एल बाई जी। तो जी आपका डिपेंड, जी तो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो ग्रेविटी है अर्थ पर, और एल पे डिपेंड करता है सारा। अगर एल की लेंथ की वैल्यू क्या होगी, डबल कर दी जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। या लेंथ की वैल्यू आधी कर दी जाए या 1/4 कर दी जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जरूर कमेंट बॉक्स पे लगाएं, और इसको टेस्ट की तरह है अपना लें, और इसका स्कोर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें। स्कोर कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। स्टडी विद अनूप के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड सपोर्टिंग अस, सपोर्ट अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।